गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और विद्युत बलरेखाएं देखी थी, विद्युत बलरेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने सीखी थी। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाई क्या होता है बच्चों? किसी भी सतह से या किसी भी फ्रेम से गुजरने वाली बल रेखाओं की मात्रा को दर्शाता है। मात्रा के लो या संख्या के लो, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब फ्लक्स का मान जितना ज्यादा होगा मतलब उतनी ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं, फ्लक्स जितना कम है मतलब उतनी बल रेखाएं कम गुजर रही हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं किसी सतह से गुजरने वाली ईएलएफ की मात्रा को दर्शाता है फ्लक्स। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, समरूप विद्युत क्षेत्र मान लो ई वेक्टर है। यहाँ पे इस प्रकार से एक पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, एक आयताकार पृष्ठ रखा हुआ है, किसी भी शेप में सा पृष्ठ है ये। यहाँ पे एक अल्पांश लिया अपन ने, अल्पांश, और हम जानते हैं बच्चों किसी भी सतह का जो एरिया वेक्टर होता है सतह के लंबवत होता है, तो ये इसका छोटा सा अल्पांश एरिया है सतह के लंबवत, डीए वेक्टर इधर होगा जो कि ई वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, अब यहाँ से इसके अपन घटक करें डीए के, एक तो इधर घटक करेंगे तो एक कॉस घटक आ जाएगा, एक ऊपर घटक करेंगे तो साइन घटक आ जाएगा, डीए कॉस थीटा डीए साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये ई वेक्टर जो है बल रेखा गुजर रही है कहाँ से, लंबवत रूप से, कौन से वाले घटक से गुजर रही है, इस वाले घटक से। ये वाला जो घटक है साइन थीटा घटक तो समांतर है, इसके तो समांतर जा रही है, अंदर से कोई बल रेखा नहीं गुजर रही। तो जो बल रेखा गुजर रही है इस लंबवत वाले घटक से, इससे गुजर रही है डीए कॉस थीटा। तो फ्लक्स के लिए जिम्मेदार घटक केवल कौन सा है, डीए कॉस थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, देखिए अल्पांश, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया का लंबवत घटक। ठीक है, एरिया का लंबवत घटक जो कौन है बच्चे यहाँ पे, डीए कॉस्टा के रूप में, डीए कॉस्टा डीए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसी से फ्लक्स गुजर रहा है डीए कॉस्टा। तो अगर यहाँ पे हमें कुल फ्लक्स ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो टोटल फाई के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दें तो क्या जाएगा, ये ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा, या इसको अपन चाहें तो भी लिखते हैं बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा किस में आता है बच्चों, बिंदु गुणनफल में आता है। कॉस यहाँ पे हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मान, फाई का मान। क्लियर। अब बच्चों अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र समरूप है, यदि ई बराबर समरूप है, समरूप मतलब कांस्टेंट है, सब जगह एक समान है, तथा बच्चों पृष्ठ समतल है, पृष्ठ समतल है, तो यहाँ पे बच्चों इसमें क्या आएगा, देखिए फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीए। क्यों ई बाहर क्यों है, क्योंकि ई समरूप है, सब जगह एक समान है, तो इसमें समाकलन में ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। और फिर बच्चों पृष्ठ समतल है, समतल पृष्ठ है, तो ये अल्पांश चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ, कहीं भी ले लो, सब जगह कहीं भी ले लो, सबका एरिया वेक्टर एक ही दिशा में आएगा, एक ही दिशा में आएगा, अर्थात ई वेक्टर से एरिया वेक्टर का एंगल कितना बनेगा, थीटा। कहीं भी अल्पांश लो एंगल थीटा ही बनेगा। तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो ई भी कांस्टेंट, कॉस थीटा भी कांस्टेंट, अंदर क्या रहेगा डीए, डीए का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा, या हम कहते हैं ये जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया फाई का मान, ई ए कॉस थीटा, या कहते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर रूप में ये आ गया मान। क्लियर। तो अच्छा यहाँ से इसकी यूनिट अगर देखी जाए, इसका मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पे ई का मात्रक तो अपन जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है, ई का मात्रक तो वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर कट जाएगा एक, तो क्या बन जाएगा, ये वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका मात्रक बन जाएगा यूनिट, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये देख लिया। अब जो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करता है यहाँ पे, कि ये जो एरिया गिवन होता है तल के साथ, मतलब जो एंगल है ई वेक्टर से, समझो क्यों, मान लो आपको ये जो एंगल थीटा दे रखा है, थीटा क्या है बच्चों, देखो देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत अपन जानते हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो इस तरह से, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र ये ई वेक्टर इस दिशा में। तो कई बार बच्चों क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहता है, यहां से इस तल के साथ एंगल आपको मान लो कोई अल्फा एंगल गिवन है, अल्फा एंगल, ठीक है, तल के साथ ई वेक्टर तल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, मान लो चलो 30 डिग्री कुछ बना लो, मान लो चलो 30 डिग्री बना रहा है ये,
ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो आपसे हमें ये 30 डिग्री लेना, हमें हमारे लिए एंगल थीटा कौन सा होगा, ये ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण। तो ये जो थीटा बनेगा कितना आएगा, थीटा बराबर 90 में से 30 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये चीज आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा ताकि आप 30 डिग्री का उपयोग करके आंसर निकाल लो, तो हमें आंसर 30 डिग्री से निकालना, किससे निकालना है, 60 डिग्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री होता है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि अगर ये तो अपने इस तरह से एक ओपन प्रश्न लिया है, खुला प्रश्न लिया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स अपन देख लिया। कई बार मान लो क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स क्या होता है, देखिए नोट के रूप में अगर अपन देख लें, एक नोट के रूप में बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, गुजरने वाला फाई नेट इज इक्वल टू, तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पे इस तरह रखते हैं इंटीग्रेशन, बीच में सर्किल का सिंबल बनाते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों ये जो सर्किल का सिंबल है क्या बनता है, बता रहा है ये बंद पृष्ठ को, मतलब बंद पृष्ठ के लिए हमें यहाँ पे फाइनाइट का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, ये कोई स्पेशल समाकलन नहीं है, नॉर्मल समाकलन सही है, बस ये बता रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार खोलना, मतलब इसको अगर अपन चाहें तो ऐसे लिखते हैं आगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में बंद पृष्ठ किसी 2-3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मान लो अपन बात करें बेलनाकार पृष्ठ, एक बेलनाकार कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें हम जानते हैं बेलन के अंदर बच्चों 2 तो समतल पृष्ठ होते हैं और एक कर्व पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ है और 2 समतल पृष्ठ हैं। तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर समतल पृष्ठ प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर समतल पृष्ठ, ठीक है, फिर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वक्र पृष्ठ। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वक्र पृष्ठ। तो क्या मतलब बच्चों यहाँ पे कि इस सिंबल का मतलब केवल क्या है कि इस सिंबल को इस तरह खोल दो, मतलब सिंपल समाकलन में जितने भी इसके अंदर पृष्ठ हैं सभी पृष्ठों को अलग अलग करके हम समाकलन कर लेंगे। ये मैंने किसके लिए लिखा है बच्चों, किसके लिए, बेलन के लिए। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ के लिए फिर अपन ऐसे लिख लेंगे इसको, बेलनाकार पृष्ठ हेतु। ठीक है, बेलनाकार बंद पृष्ठ के लिए, बेलनाकार बंद पृष्ठ के लिए हम इसको इस प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, ये चीज तो ये चीज के गाउस के नियम में काम आती है, हल्का समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन ये चीज सीखी, इस पे बेस्ड अपन 1-2 क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझे, ई वेक्टर बराबर 20 वोल्ट पर मीटर में 2 मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार फ्रेम इस प्रकार रखा है कि ई वेक्टर इसके तल से 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो गुजरने वाला फ्लक्स बताने क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें तो हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान हमें कितना देखा, 20 वोल्ट पर मीटर देखा है। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो बच्चों थीटा हमें कितना लेना है, 30 लेना है, कितना लेना है 60। ठीक है, 90 माइनस 30 करके, जैसे आपको समझाता हूँ डायग्राम में साइड में 90 माइनस 30 करके लेंगे, क्योंकि तल के साथ एरिया दिया, एंगल दिया हुआ है, तो हमें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ चाहिए होता है एंगल, तो तल के साथ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री कि तल 30 डिग्री बना से, ई वेक्टर तल से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर से कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 पाई आर का मान कितना है, 2 मीटर, ये 2 रख दिया, स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 रख दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा 4 × 10 पाई मतलब 40 पाई, ये जाएगा 40 पाई वोल्ट इंटू मीटर, 40 पाई वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 40 पाई वोल्ट इंटू मीटर। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपसे कह भुजा ए का एक वर्गाकार पृष्ठ है, चित्रानुसार ई वेक्टर उपस्थित है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स का बताना है। तो क्वेश्चन में जो एंगल आपको दिया है जरूरी नहीं कि वो एंगल थीटा ही हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। हम ये देखते हैं जो एंगल दिया है फॉर्मूला थीटा रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, भले गलती आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 30 डिग्री आता, थोड़ा 30 रख थोड़ा निकाला अपन सर 60 से यार, ऐसे यहाँ पे देखो इस चित्र में एंगल दिखा रखा है यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पे बच्चों इसमें आप देखिए हमें एंगल क्या चाहिए होता है, ई वेक्टर का एरिया वेक्टर के साथ एंगल, और एरिया वेक्टर कहाँ होता है, तल के लंबवत। तो बच्चों इस प्रकार से ये तल इस ब्लैक बोर्ड के, इस बोर्ड के तल में यहाँ पे ये रखा हुआ है वर्ग, और इसी तल में ये विद्युत क्षेत्र है ई। तो आप देखिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल के लंबवत, यहाँ से इसके तल के सेंटर तल के लंबवत एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की ओर।
एरिया वेक्टर यहां से हम देख रहे हैं बाहर की ओर है और ई वेक्टर इस तल में उपस्थित है, तो एंगल कितना दोनों में 90 डिग्री। यही तो दिमाग लगाने वाली बात है। हियर एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की ओर है, ठीक है। एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, ठीक है, अर्थात एरिया वेक्टर जो है लंबवत है ई वेक्टर के। तो यहां से थीटा कितना बच्चों 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, ये दिमाग लगाने बात थी, थीटा 90 डिग्री है। तो इसलिए बच्चों फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री, तो फाई बराबर क्या होगा 0। तो ये चीज आप दिमाग लगाएं कि यहाँ पे आंसर कितना बनेगा बच्चों 0 बनेगा। हम जनरली क्या करते हैं 45 ही दिया हुआ है, 45 रख के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो आगे आपको और चीज समझाऊं उसमें। अब यहाँ पे अपन ने जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसकी 2-3 कंडीशन अपन देखें। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इसमें जो अगर थीटा मान लो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, मीन्स ई वेक्टर और एरिया वेक्टर समान दिशा में। कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये मैंने अर्धगोला दिखाया, ठीक है, अर्धगोला ही है। अर्धगोले का जो एरिया वेक्टर, समतल पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं, समतल पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, तल के लंबवत, और ये ई वेक्टर भी इधर है इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे हम केवल समतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस अर्धगोले के समतल पृष्ठ की। समतल पृष्ठ का एरिया इधर है और ई वेक्टर इधर है, तो उसमें दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो फाई बराबर कितना आएगा प्लस ई ए, क्योंकि cos 0 का मान +1 होता है, ठीक है, तो प्लस ई हो गया। तो बच्चों यहाँ पे इसे हम बोलते हैं निर्गत फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। देखिए यहाँ से ये समतल पथ से यहाँ से लाइनें बाहर निकल रही हैं, ई वेक्टर जो तीर है यहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम आउटवर्ड फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लियर बोला जाए फाई आउट, तो फिर हम यहाँ पे ई ए लिखेंगे, मतलब प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें क्लियर लिखा जा रहा है फाई निर्गत और निर्गत फ्लक्स का मान, तो उस केस में हम प्लस या माइनस का उपयोग नहीं करते, केवल परिमाण दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपन देखें इस जगह, यहाँ पे इसमें समतल पृष्ठ, आपसे कहा समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई समतल बराबर प्लस ई इंटू ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाई की बात कर रहा हूं मैं, इस फाई की, फाई समतल पृष्ठ से कितना गुजर रहा है प्लस ई इंटू ए, एरिया कितना है यहाँ पे समतल पृष्ठ का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखें अगर थीटा इसको 9 थीटा का मान अगर 180 डिग्री होता, तो थीटा बराबर अगर 180 डिग्री है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई ए, क्योंकि कॉस 180 का मान -1 होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों निवेशी फ्लक्स बोलते हैं, इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड मतलब निवेशी फ्लक्स, निवेशी फ्लक्स बोलते हैं या निवेशित बोल लेते हैं कभी कभी, निवेशित फ्लक्स फाई इन। तो फाई इन अगर बोल रहे हैं तो ई ए लिखेंगे, मतलब यहाँ पे नीचे अगर क्लियर इन लिख दिया अपन ने तो फिर प्लस माइनस का उपयोग नहीं करना, जैसे इसका डायग्राम ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बल रेखा इस तरफ है और यहाँ पे इसका समतल पृष्ठ इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो आप गौर से देखिए ये तीर है, यहाँ पे समतल पृष्ठ में तीर एंटर कर रहे हैं, समतल वाले पृष्ठ में तीर एंटर कर रहे हैं, तो समतल वाले पृष्ठ के लिए यहाँ पे क्या है इनवर्ड फ्लक्स के। तो यहाँ पे अगर अपन फाई समतल बोले, समतल का मान निकाले कितना आएगा, फाई समतल बराबर ई इंटू, ठीक है, माइनस में माइनस ई इंटू एरिया, एरिया कितना होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया अपन ने, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में फाई बराबर क्या हो जाएगा इसको बच्चों 0 हो जाएगा फाई का मान, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शून्य फ्लक्स, ठीक है, 0 फ्लक्स बोलते हैं, 0 फ्लक्स मतलब क्यों यहाँ से कोई मात्रा नहीं गुजर रही, इसको 0 फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, फाई बराबर 0। तो इसे यहाँ से हम देखें बच्चों, इसमें ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ इसका एरिया वेक्टर कहाँ है ऊपर की ओर और ये ई वेक्टर दाईं ओर है, तो दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो बल रेखाएं गुजर रही है इसके अंदर से गुजर रही है, लेकिन समतल पृष्ठ के समांतर जा रही है बल रेखाएं, अंदर से गुजर रही, समतल पृष्ठ के अंदर से कोई बल रेखा नहीं गुजर रही, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फाई समतल का मान कितना आ रहा है 0, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ये कह दिया। अगर बच्चों ये तो भी हम पर्टिकुलर समतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अगर पूरी बॉडी के पृष्ठ की बात की जाए, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की बात की जाए, तो एक नोट के रूप में देखें, यहाँ पे डायग्राम में मैंने केवल दिखाया तो एक बंद पृष्ठ है, लेकिन लिखा केवल समतल पृष्ठ के बारे में, लेकिन कुल फ्लक्स बोला जाए बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स से, तो हम कहते हैं बंद पृष्ठ से संबद्ध, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स अगर कहा जाए मतलब फाइनेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो फाइनेट बराबर क्या होता है, ये होता है फाइनेट बराबर फाई आउट माइनस फाई इन करके लिखते हैं, फाई आउट माइनस फाई इन, क्योंकि एक तरफ से बल रेखाएं अंदर आ रही होंगी, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही होंगी, तो इसलिए फाई आउट माइनस फाई इन करके आता है, क्योंकि कुछ फ्लक्स यहाँ से निर्गत भी हो रहा है और कुछ फ्लक्स यहाँ पे निवेशित भी हो रहा है, तो हम नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई आउट माइनस फाई इन। जैसे चलो इसी डायग्राम को देख लो,
इस डायग्राम देखो बच्चों यहाँ पे दो बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही हैं, लेकिन जो वक्र पृष्ठ है इसमें दो बल रेखाएं एंटर भी कर रही हैं, दो बल रेखाएं ऐसे एंटर कर रही हैं, दो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा 0? कि दो बल रेखाएं आउट है, दो बल रेखाएं इन है, तो फाई आउट का मान भी 2 है, फाई इन का मान भी 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र में जितना फाई इन होता है उतना फाई आउट भी होता है, इसलिए फ्लक्स का मान 0 आ रहा होता है। तो अगर हम कहें यदि समरूप ई वेक्टर हो तो फाई आउट बराबर क्या हो जाएगा? फाई आउट बराबर फाई इन, दिस इंप्लाइज फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा? फिर 0। फाई नेट का मान 0 हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं? इस बंद पृष्ठ की। ठीक है, हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ की। तो बंद पृष्ठ के लिए फाई नेट का मान 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अपन देख लें, यहाँ पे ये 3 डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम में देखिए पहला डायग्राम यहाँ बच्चों इसमें इस प्रकार से एक बेलनाकार पिंड है, इसकी त्रिज्या मान लो बच्चों इसकी r है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें इसके लिए अपन देखें फाई नेट का मान यहाँ पे कितना होगा? 0, क्योंकि फाई इन और फाई आउट बराबर है। अच्छा, फाई इन फाई आउट का मान है कितना, इसको भी अपन चेक कर लें। तो उसके लिए बच्चों एक काम करें, देखिए यहाँ से अगर मैं इसका अनुप्रस्थ काट दिखाऊं, इसको बीच में से अगर अपन काट दें बच्चों इस सिलेंडर को, तो काटने पर जो इसका अनुप्रस्थ काट बनेगा कुछ ऐसा आएगा। देखिए इस तरह से इसको लंबवत रूप से काटे हैं तो हम देखें कि जो यहाँ से बल रेखाएं गुजर रही है किस क्षेत्रफल को काटती जा रही हैं, लंबवत कटिंग कितने क्षेत्रफल की हो रही है वो अपन देखें इस प्रकार से। इस प्रकार बच्चों ये जो एरिया दिखे शेड, ये छायांकित भाग, इससे लंबवत गुजर रही है। क्योंकि आप देखो इसको मैं आगे बढ़ाऊं इस बल रेखाओं को अंदर, तो यहाँ तक इस तरह से, यहाँ से इसको बढ़ा के देखें इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, तो किस भाग को कटिंग करती जा रही है? इस प्रकार से बच्चों आयताकार भाग की कटिंग करके जा रही है, ये आयताकार भाग की कटिंग कर रही है। ठीक है, तो आयत के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करें तो यहाँ से तक ये टोटल दूरी क्या होगी बच्चों? ये आधार तो कितना है? 2r, और ये ऊंचाई कितनी जाएगी इसकी? h। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दें तो h इंटू 2r, तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? E इंटू एरिया, एरिया कितना है? आधार इंटू ऊंचाई, मतलब h इंटू 2r हो जाएगा। ऊंचाई h है, आधार कितना है? 2r। ठीक है, तो ऐसे अपन निकालते हैं। फिर भी चलो उसकी एक और ट्रिक समझाऊं, क्या है? सिंपल सी ट्रिक। यूं मान लो बच्चों यहाँ पे सामने दीवार है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह ये बेलन है, यहाँ सामने दीवार यूं इस तरह से, ये एक पर्दा है, मान लो दीवार है, और फिर यहाँ से अपन ने टॉर्च डलाए, इस पे टॉर्च के द्वारा प्रकाश डालें, तो प्रकाश डालने पर जो सामने दीवार है उस दीवार पे जैसी छाया बनेगी बस उसी का एरिया लेना है, जैसी छाया बनेगी उसी का एरिया लेना है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे बेलन रखा हुआ है, यहाँ पे प्रकाश डालेंगे तो सामने दीवार पे छाया कैसी बनेगी? एक आयताकार, जिसकी लंबाई तो h होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 2r के बराबर। तो h इंटू 2r वही एरिया लेना होता है। एज इट इज बच्चों वही ट्रिक यहाँ भी है। यहाँ भी अगर अपन देखें, देखो इसको ले अपन यहाँ बच्चों इसमें इसका अनुप्रस्थ काट देखें लंबवत कटिंग करके, जैसे ये मान लो आधा नींबू है, उसको बीच में से और आधा काट दें तो एक चौथाई जो लेमन होगा उसका पोर्शन अनुप्रस्थ काट यहाँ से कैसा बनेगा बच्चों? इस तरह से बनेगी आकृति। देखिए झूठ नहीं बोल रहा, आप ट्राई करके देखना घर पे। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा के देखें तो यहाँ से बल रेखाएं इस भाग से को लंबवत रूप से काट रही हैं, इस अर्धवृत्त को। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च डाल के देखेंगे तो भी छाया कैसे बनेगी? एक अर्धवृत्ताकार छाया बनेगी। तो बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम में हम कह सकते हैं हियर, यहाँ भी कितना बच्चों? फाई आउट, फाई नेट का मान कितना है? 0 है। फाई नेट का मान 0 है, क्यों? क्योंकि फाई इन, क्योंकि बच्चों फाई इन और फाई आउट बराबर हैं। अच्छा, कितने हैं इसके मान? फाई इन बराबर फाई आउट बराबर, ठीक है, ई इंटू एरिया। एरिया कितना है बच्चों? यहाँ पे इसका ये अर्धवृत्त दिख रहा है, अंदर अर्धवृत्ताकार शेप बन रही है, ये अर्धवृत्त का परिधि हो गई और ये इसकी व्यास हो गई। तो क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऐसे ही इस केस में देख लें, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इस वाले केस में यहाँ भी वही ट्रिक अप्लाई करनी है। यहाँ से इधर अपन प्रकाश डालेंगे तो सामने दीवार पे छाया बनेगी त्रिभुजाकार, उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी और आधार क्या होगा? देखिए इस प्रकार से अपन समझे, कुछ ऐसी आकृति बनेगी इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों इसको छायांकित करके देखें अपन, ये वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हमें दिखेगा, ऐसा त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा के देख रहा हूँ, लाल लाइन को यहाँ पे आ रही है इस तरह से, इसको आगे बढ़ा के देख रहे हैं इस तरह से बच्चों। ये जो कटिंग हो रही है इस त्रिभुजाकार के अंदर से लंबवत से गुजर रही है, त्रिभुजाकार पोर्शन में से लंबवत अंदर बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमें इस त्रिभुज का एरिया लेना है।
इस त्रिभुज का एरिया लेंगे तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी फाई नेट तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो बंद पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है, तो फाई नेट तो कितना आएगा, 0 आएगा, फाई नेट 0, और क्योंकि फाई इन बराबर फाई आउट बराबर कितना बच्चों, ई इंटू एरिया, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो पूरा आधार कितना हो जाएगा 2r और ऊंचाई कितनी है h, ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, तो यहां से कितना गया मान इसका, ये हो जाएगा मान, ये बराबर, ये दोस्तों कट गया e इंटू आर एच, ये आ जाएगा मान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये फाई इन बराबर फाई आउट का यहाँ पे ये मान आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये चीज अपन देखी फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन, गाउस का नियम। तो चलो देखते हैं बच्चों अपन गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम देखिए, गाउस का नियम बच्चों, गाउस का नियम बताता है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स है उसका मान क्या होगा वो अपन निकालते हैं इस गाउस के नियम से, ठीक है। तो हम कहते हैं बच्चों इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ जिसे हम गाउसी पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है, गाउसी पृष्ठ भी बोलते हैं कभी कभी, गाउसी पृष्ठ, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फाई नेट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स के फाई नेट का मान क्या होता है बच्चों, फाई नेट का मान होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं इस गाउस के नियम को, फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब वहां पे सब जगह निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे, और अगर कोई माध्यम उपस्थित है तो सिंपल एप्सिलॉन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब गाउसी पृष्ठ के सब जगह आसपास अंदर सब जगह निर्वात है तो हमें क्या लेना है एप्सिलॉन नॉट, और अगर आसपास सब जगह अंदर सब जगह माध्यम भरा हुआ है, कोई पानी भरा हुआ है, कोई माध्यम भरा हुआ है, तो नीचे एप्सिलॉन ले लेते हैं अपन, फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन बन जाएगा फिर, ठीक है बच्चों। जहां क्यू नेट क्या है, यहाँ क्यू नेट, यहाँ बच्चों क्यू नेट क्या है, इस गाउसी पृष्ठ में उपस्थित, मतलब इस बंद पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ मतलब गाउसी पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश है, में उपस्थित नेट आवेश को बता रहा है, ये के अंदर कितना नेट परिणामी आवेश उपस्थित है इसको बता रहा है, ठीक है। ये गाउस का नियम हो गया। और फिर अपन ने बच्चों देखा था थोड़ी देर पहले कि फाई नेट का मान क्या आया था बच्चों, फाई नेट का मान बंद पृष्ठ के लिए क्या लिखा था, यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया था इस तरह से, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ का समाकलन इस तरह से, इंटीग्रेशन या सर्कल का चिन्ह बनाया था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं इस गाउस के नियम को, इंटीग्रेशन ई डॉट डी बराबर फाई नेट क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, इस फॉर्मूले में फाई नेट का मान ही रख दिया जो अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसके अंदर देखिए क्या होगा, देखो समझो, यहाँ बच्चों इसमें जैसे कि एग्जाम्पल रूप में अपन देखें, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये कोई एक गाउसी पृष्ठ अपन ने बना दिया, एक गाउसी पृष्ठ, ठीक है, ये कोई गाउसी पृष्ठ है, तो यहाँ पे इस गाउसी पृष्ठ में कोई सा भी काल्पनिक गोला हो सकता है, ठीक है, गाउसी पृष्ठ, ठीक है बच्चों, ये गोलीय आपको गाउसी पृष्ठ दे रखा है, एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ, ठीक है, ये गोलीय गाउसी पृष्ठ है, गोलीय गाउसी पृष्ठ दिखाया मैंने आपको, और इसके अंदर कुछ आवेश रखे हुए हैं इस प्रकार से, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है इस स्थान पे, ठीक है, ये कोई प्लस Q1 है, ठीक है, एक आवेश मान लो यहाँ बाहर रखा हुआ है, यहाँ ये माइनस Q2 है, ठीक है, एक आवेश चलो यहाँ रखा हुआ है मान लो इस जगह, इसका मान माइनस Q3 है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है इसका मान प्लस Q4 है, ठीक है, इस प्रकार से ये आवेश है। तो जो अगर अपन इस गाउसी पृष्ठ की बात करें, इस गाउसी पृष्ठ के लिए अगर अपन गाउस का नियम लगाएं तो क्या होगा, मतलब इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फाई नेट, इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फाई नेट बराबर क्या होगा, फाई नेट का मान यहां से अपन देखते हैं क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फाई नेट का मान ये रख दें इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, अब क्यू नेट क्या क्या होता है, मैंने आपको बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश, तो इसके अंदर नेट आवेश कौन सा, एक तो ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा नेट आवेश Q1 प्लस Q1 माइनस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखा इस गाउसी पृष्ठ से उपस्थित, इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो आवेश की मात्रा है, सॉरी फ्लक्स की मात्रा है, वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, अंदर वाले आवेश पे, बाहर वाले आवेशों पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल अंदर वाले आवेशों पर डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि इस गाउसी पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र है, इस गाउसी पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र है, वो किन किन आवेश पे डिपेंड करेगा, तो वो तो चारों पे डिपेंड करेगा, अंदर पे बाहर पे सभी आवेशों पे डिपेंड करेगा इस स्थान पे, इस गाउसी पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का मान। परंतु इस गाउसी पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले आवेशों पर, ठीक है। तो चलो इस पे बेस्ड अपन ये 2-3 क्वेश्चन अपन देखें जो काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सिंपल जो क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा है, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखिए ये कोई एक गाउसी पृष्ठ है, ठीक है, गाउसी पृष्ठ से केंद्र पर ही आपने रखा है कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा है क्यू, ठीक है। यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो देखो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, मतलब फ्लक्स, ये इस प्रकार से यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, इस आवेश के कारण, ये हम जानते हैं धनावेश से बल रेखाएं निकल रही होंगी इस तरह से, ये फ्लक्स गुजर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब मैंने कितनी बल रेखाएं दिखा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिखा दी बल रेखाएं, 8 बल रेखाएं से गुजरी, मतलब फ्लक्स का मान मान लो यहाँ से 8 है, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी, ये लो ये त्रिज्या दुगनी कर दी, तो बताइए अब इस बड़े वाले गाउसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी गुजर रही हैं, अभी भी 8 ही गुजर रही हैं। मतलब क्या मतलब है कि गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किस पर डिपेंड करती है, केवल अंदर आवेश पर, तो अंदर तो आवेश अभी भी कितना है, क्यू है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखो फाई छोटा गाउसी पृष्ठ अगर अपन देख रहे हैं, छोटे गाउसी पृष्ठ से निकालेंगे तो क्या आएगा, वही क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर क्या आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर अपन बड़ा गाउसी पृष्ठ का उपयोग करेंगे, बड़ा गाउसी पृष्ठ, तो भी इसके लिए भी मान वही आ रहा है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो क्यू नेट का मान क्या है, क्यू, मतलब ये क्यू है ये, ठीक है, क्यू। तो क्या मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, नो इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, जितना मान पहले था उतना मान अभी भी है, फ्लक्स का मान कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2, क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र जो है E बराबर C इंटू आर के अनुसार परिवर्तित होता है, तो R बराबर a त्रिज्या वाले गोली गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित क्यू नेट का मान निकालना है। मतलब आपसे यूं कह रहा है इस प्रकार से, देखिए कि E का मान जो है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से ये कोई एक गाउसी पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे अंदर यहाँ पे कोई क्यू नेट है, हमें इस क्यू नेट का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान है दूरी r, ये दूरी r है, यहाँ पे r दूरी, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान, इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान हमें कितना दे रखा है, E बराबर C इंटू आर दे रखा है, ठीक है, E बराबर C इंटू आर दे रखा है, तो इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो R बराबर a वाले त्रिज्या वाले गोली गाउसी पृष्ठ में उपस्थित क्यू नेट का मान आपको ज्ञात करना है क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले यहाँ से अपन देखें फाई का मान, फाई बराबर क्या होता है, फाई नेट बराबर क्या होता है बच्चों, E इंटू एरिया, फाई नेट बराबर E इंटू एरिया। तो यहाँ पे सब जगह कोई, यहाँ पे सब जगह इधर से भी इधर से भी इधर से सब जगह यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि केंद्र से दूरी r है, ठीक है, तो इसलिए E इंटू ए का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो E इंटू ए, तो E इंटू ई का मान कितना बच्चों, C इंटू आर, C इंटू आर, और एरिया कितना जाएगा, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोलाकार आकृति बंदी है, गोले की बात कर रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये मान, 4 पाई सी आर स्क्वायर, और आर का मान कितना दिया यहाँ पे, ए दिया हुआ है, आर का मान ए रख देंगे 4 पाई सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा कि अंदर क्यू नेट का मान बताना है, तो इस फाई नेट का मान हम क्या रखते हैं, फाई नेट का मान क्या होता है बच्चों, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट
फाई नेट का मान रख दिया मैंने, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया, और आर का मान यहाँ पे ए रख दिया, तो इसलिए यहाँ से निकाल लो क्यू नेट का मान क्या जाएगा बच्चों, क्यू नेट का मान ये हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 4 पाई सी एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यह जाएगा अंदर उपस्थित नेट आवेश की मात्रा। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा कि आपसे निम्न घन से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो चलो अभी देखिए ये घन है, आवेश यहाँ पे कहाँ रखा है, ऐसे कोने पे रखा हुआ है, किसी एक कोने पर। तो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे पूर्णतः आवेश बंद अवस्था में नहीं है, तो पहले इसको बंद करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए चारों तरफ हम कुछ ऐसी आकृति बनाएं ताकि आवेश ये बंद रूप में आ जाए, देखो इस तरह से। तो यहाँ बच्चों इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक घन यहाँ लगाना पड़ेगा साइड में, एक घन हमें साइड में यहाँ पे लगाना पड़ा इस तरह से ये, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, इसको बंद करने के लिए करना पड़ेगा दो घन हमें इधर लगाने पड़ेंगे, और ठीक है दो घन हमें यहाँ पे इधर लगाने पड़ेंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ इस तरह से। ठीक है, साइड में यहाँ पे लगाने पड़ेंगे घन, दो घन इस तरह लगा दिए अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से। तो क्या था बच्चों, यहाँ पे इसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पे टोटल कितने घनों की आवश्यकता होगी, इसको बंद करने के लिए हमें टोटल यहाँ पे देखिए, अभी तो आकृति आप समझे ये बन रही है, तो अभी बच्चों यहाँ पे ये अपन इसको घन लगे कितने हो गए, 8 घन हो गए, नहीं हो गए 8, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, इसके ऊपर हमें 4 और रखने पड़ेंगे, 4 और रखने पड़ेंगे तब जाके ये आवेश बंद आकृति में आएगा। इस प्रकार से हमने इसके ऊपर 4 घन और रखने पड़ेंगे, 4 घन, ठीक है 4 घन और रखने पड़ेंगे इसके ऊपर, तब जाके ये पूरी तरह से बंद आकृति के रूप में आएगा। तो क्या मतलब बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, समझ में नहीं आएगा आपको, आप मेरी भावनाओं को समझें, डायग्राम को छोड़ें। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इसको बंद करने के लिए हमें कुल कितने घन चाहिए, टोटल 8 घनों की आवश्यकता है। ठीक है, तब जाके बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों इसमें कोने पे आवेश रखा था, इसलिए देखो बंद करने के लिए इसको। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू को, सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देख रहे हैं। ठीक है, क्यू को बंद करने हेतु कुल 8 घनों की आवश्यकता होगी, कुल 8 घनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बच्चों इसलिए एक घन से, ठीक है तो यहाँ पे 8 घनों से, इसलिए बच्चों 8 घनों से फाई नेट का मान कितना गुजरेगा, 8 घनों से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा फाई नेट, अपन जानते हैं क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट का मान कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 8 घनों से इतना फ्लक्स गुजर रहा है, तो एक घन से जो हमारा दिया गया एक घन है, एक घन से इसलिए दिए गए एक घन से फाई नेट का मान कितना जाएगा बच्चों, 8 का भाग लगा दो तो Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, दिए गए एक घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट ये गुजर रहा है। आई बात समझ में। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, अब अगर आपसे पूछे कि एक फ्लक्स से, दिए गए घन के एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कि इसके अंदर हम जानते हैं टोटल 6 फलक होते हैं, तो बच्चों देखो 6 फलक है, समझना बात को, इस प्रकार से अपन ने डायग्राम बनाया है, इसमें टोटल 6 फलक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 तो आपको दिख ही रहे हैं और 3 पीछे वाले। ठीक है, अब बच्चों आवेश जिन फलकों के संपर्क में होता है, जैसे आवेश है ये एक तो इस फलक को टच कर रहा है, एक इस फलक को टच कर रहा है और एक इस फलक को टच कर रहा है, तो आवेश जिस फलक को टच करता है उस फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर से कोई बल रेखाएं नहीं गुजर पाती। क्यों नहीं गुजर पाती, देखिए बच्चों यहाँ पे इस प्रकार, जैसे मान लो ये फलक है, यहाँ पे आवेश इसके अंदर इस तरह से, मान लो कोई आवेश इस तरह से ये इस प्रकार से, आधा अंदर है आधा ऊपर, मतलब आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो उसकी जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी सारी इस तरह गुजरेंगी, इस तरह से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, हम देख रहे हैं सारी बल रेखाएं कुछ इस तरह गुजर रही है इस प्रकार से। तो इस पृष्ठ के अंदर से इस पृष्ठ को काटती कितनी बल रेखाएं, कोई भी नहीं है, सारी ये 3 बल रेखा ऊपर से ऊपर निकल गई, ये पृष्ठ के नीचे निकल गई, इस पृष्ठ के अंदर से काटती कोई बल रेखा नहीं गुजर रही। तो मतलब ये कि आवेश जिस पृष्ठ के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, उस फलक से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पे इन 3 फलकों से तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, पीछे के जो 3 फलक हैं वहां से बल रेखाएं गुजरेंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 फलकों से, ठीक है, छायांकित 3 फलकों से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, पीछे के 3
फलकों से ही गुजरेगा, पीछे के 3 फलकों से ही गुजरेगा, इसलिए एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 का भाग लगा दो, 1/3, ये टोटल मात्रा कितनी गुजरी थी, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दिया ये। तो अगर एक फलक से पूछ लेता तो कितना जाएगा ये 1/24, ठीक है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आवेश बच्चों या तो कोने पे रखा हुआ है, किसी भुजा के केंद्र पे रखा हो या बॉडी के केंद्र पे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, या फलक के केंद्र पे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, वो आपको अपने मॉड्यूल के अंदर एक टेबल समझा रखी है, वो आप देख लेना, उसके अंदर समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें। डिटेल में आपको मैंने इस कोने वाला समझा दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैं अगर एक घन से पूछ रहा है तो घन से मान कितना आ रहा है ये, और अगर एक फलक से पूछेगा तो आ जाएगा मान ये, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये गाउस के नियम पे 2-3 क्वेश्चन देखे। चलो और क्वेश्चन आपको समझाऊं। तो अगला एग्जाम्पल अपन देखें, ये रहा, आपसे कह रहा है चित्र में बेलन के समतल पथ से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है क्या है। पहले बच्चों एक बेलन है, बेलन के केंद्र पर, अंदर केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है, जिसके कारण आवेश से सभी दिशाओं में बल रेखाएं निकलेंगी। तो इसके एक समतल पथ से, किसी भी एक समतल पथ से, ठीक है, चित्र में बेलन के एक समतल पथ से, ठीक है, एक समतल पथ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें बताना है कितना होगा। तो देखो कैसे समझेंगे इसको, देखिए बल रेखा जो गुजरेंगी, समझना बात को, यहाँ पे ये जो आवेश है इससे बल रेखाएं इधर भी गुजर रही हैं, इधर भी गुजर रही हैं, ठीक है, वक्र पथ से भी गुजर रही है, सभी दिशाओं में बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो फ्लक्स के सभी पृष्ठों से गुजर रहा है, जिसमें 2 तो समतल पृष्ठ है और एक वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें फाई नेट का मान क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन समझो बच्चों, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फाई नेट, हम जानते हैं बच्चों जो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन जानते हैं Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे Q नेट का मान कितना बच्चों, Q इस जगह, और यहाँ फाई नेट जो है, फाई नेट क्या देखिए, फाई समतल प्लस फाई समतल प्लस फाई वक्र। हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 तो समतल पृष्ठ है और एक वक्र पृष्ठ है, ठीक है, एक वक्र पृष्ठ है तो बराबर, अब यहाँ पे Q नेट का मान, तो यहाँ पे Q नेट का मान कितना बच्चों, अंदर जो उपस्थित आवेश है केवल Q है, ये लो Q रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई समतल प्लस फाई समतल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ फाई समतल, ठीक है। और यहाँ पे इस फाई वक्र का मान हमें कितना दे रखा है ये, और यहाँ पे देखिए अभी चलो क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है, चित्र में कह रहा है बेलन के एक समतल पथ से फ्लक्स बताइए, यदि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर फाई हो, ये है क्वेश्चन। यदि वक्र पथ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस फाई वक्र का मान आपको क्या दिया, फाई, तो यहाँ से Q/एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसको उठा के लेके उधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, फिर 2 का भाग लगा देंगे, तो फाई समतल का मान क्या जाएगा बच्चों, मतलब एक समतल पथ से गुजरने वाला फ्लक्स 1/2 Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये आ जाएगा रिजल्ट। आई बस में, तो एक समतल पथ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, वक्र पथ से गुजरने वाला फ्लक्स का आपको दे रखा है फाई, दे रखा है इसका मान, वक्र पथ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो तो हमें एक समतल पथ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न घन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो बच्चों। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि घन है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ए दे रखी है, यहाँ बच्चों एक सीधा तार गुजर रहा है, इस कोने से, यहाँ से इस कोने से निकल रहा है, ठीक है, अंदर एक तार गुजर रहा है इस कोने से होता हुआ यहाँ पे इस कोने से, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मतलब एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा दे रखी है। तो जो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंदर उपस्थित कुल आवेश निकालना पड़ेगा, तभी फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, लंबाई क्या होगी। उस लंबाई से पहले अपन देखो ये लंबाई क्या होगी, यहाँ पे इसको मैं यूं मिलाऊं तो चलो यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे ये पृष्ठ और ये पृष्ठ मिलकर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, नीचे आधार वाला पृष्ठ जो है, ठीक है। तो इसके लिए ये लंबाई क्या हो जाएगी, ये लंबाई जाएगी √2a, क्योंकि a और a का कर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों फिर अभी डॉटेड लंबाई और ये वाला a, ये भी आपस में एक अभिलंब के रूप में बना रहे हैं, ठीक है, एक विकर्ण बना रहे हैं। देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये सब कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे इस L की लंबाई मतलब
यहाँ से तक की लंबाई को अगर मैं एल बोल लूँ, यहाँ से तक की लंबाई अगर एल है, ये यहाँ से तक की लंबाई को एल बोलें, तो एल का मान कितना होगा बच्चों यहाँ पे, हियर एल इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर कर दो, मतलब रूट टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये रूट 3a हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्यू निकालें, नाउ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लैम्डा इंटू एल, तो ये समझाया था आपको मैंने, रेखीय आवेशन टू लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक है, तो लैम्डा इंटू एल करेंगे तो लैम्डा इंटू रूट 3a ये हो जाएगा, अंदर क्यू नेट का मान, ठीक है, क्यू नेट, ठीक है बच्चों, अंदर क्यू नेट हो गया, ठीक है, अंदर क्यू नेट का मान ही आ गया। अब लगाएं अपन गाउस का नियम, अब गाउस का नियम क्या कहता है बच्चों, फाई हमें निकालना है, नाउ फाई इज इक्वल टू, फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट का मान यही सही रख दो, रूट 3 लैम्डा ए और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये लो आ गया आंसर, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। पर कुल मिला के हमें क्या निकालना पड़ा, पहले अंदर आवेश की मात्रा निकालनी पड़ी, कैसे निकाली, लैम्डा इंटू एल करके, क्योंकि हमें लैम्डा दे रखा था, हमें पहले एल निकालनी थी, लंबाई कितनी होगी, तो एल निकाल ली, पहले ए से की सहायता से रूट 2 आ गया, फिर रूट 2a और a की सहायता से एल निकल गया, ठीक है, ये आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, चित्र में घन से गुजरने वाला फाई नेट ज्ञात करना है और तथा इस घन में उपस्थित क्यू नेट बताना है कितना होगा, ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स आई कैप के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, मतलब बच्चों देखो यहाँ पे आपको इस घन की भुजा दे रखी है ए, इस घन की भुजा आपको ए दे रखी है, यहाँ पे ये भुजा ए है, ये हमें बता रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखें इसके अंदर एक तो ये पृष्ठ है इसका और एक इस पृष्ठ को गौर से देखें अपन कि बच्चों यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, देखिए विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है, आई के पार है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे आई के पार है, अर्थात अपन देखें इसमें इस तरह से विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, इसको चलो यहाँ पे E1 बोल दूं मैं, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इस प्रश्न में जो विद्युत क्षेत्र एंटर कर रहा है इसको अपन E2 बोल दें, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों E1 का मान क्या होगा बच्चों, E1 का मान यहाँ पे E नॉट x का मान कितना होगा यहाँ पे a, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये लंबाई दूरी कितनी है, मतलब x का मान कितना है, a है कि नहीं है, मूल बिंदु से दूरी x बराबर a आ रही है, तो यहाँ पे x का मान a रख दिया, और तो ये वाला प्रश्न तो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर, तो x बराबर 0 पर है, तो E2 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे E नॉट इंटू 0, क्योंकि x का मान 0 है तो इसलिए क्या जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इस जगह E2 का मान तो यहाँ पे इस स्थान पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, इस स्थान पे क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पृष्ठ है ये मूल बिंदु पर ही उपस्थित है पृष्ठ, इसलिए x का मान यहाँ पे 0 है, तो E नॉट इंटू 0 कर दें तो 0 आ जाएगा E2 का मान, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें, अब यहाँ बच्चों पहले अपन निकाले फाई नेट का मान कितना है, यहाँ पे सॉल्यूशन समझे, सॉल्यूशन फाई नेट बराबर, अब यहाँ पे देखिए फाई आउट माइनस फाई इन, आपको समझाया था मैंने, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई आउट माइनस फाई इन, इधर से बल रेखाएं तो आउट हो रही हैं, उधर से इन हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाई 1 माइनस फाई 2, क्या करें, चलो इस फाई आउट का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E1 इंटू एरिया, और इसका लिखेंगे तो E2 इंटू एरिया, तो यहाँ पे एरिया कितना है पृष्ठ का एरिया कितना है, a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो ये जाएगा E2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो E2 का मान भी रख दें, कितना E2 का मान, ये रहा E नॉट ए, E2 का मान रख दिया मैंने E नॉट ए और एरिया a स्क्वायर, और यहाँ पे E2 का मान 0, E2 का मान 0, एरिया तो खैर चलो यहाँ भी a स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर, एरिया तो भुजा स्क्वायर है, तो कितना माना बच्चों फाई नेट का मान, ये आ गया फाई नेट का मान E नॉट ए क्यूब, फाई नेट का मान आ गया E नॉट ए क्यूब, एक तो आ गया आंसर, ये लो। अब हमसे पूछा बच्चों क्यू नेट का मान पूछा है, तो बच्चों इस फाई नेट को रिप्लेस कर दें किससे, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, इससे रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारा मान, क्यू नेट का मान, इसलिए अंदर जो उपस्थित आवेश है क्यू नेट बराबर, अंदर उपस्थित आवेश क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E नॉट ए क्यूब, ये लो, ये आ गया आंसर। तो अंदर उपस्थित आवेश भी अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन ने गाउस के नियम से रिलेटेड 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब गाउस के नियम की सहायता से हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन देखते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र, ये देखिए समझिए,
देखो बच्चों किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं किसी गाउस के नियम की सहायता से किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, जिस स्थान पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां पे हमें एक काल्पनिक गोली पृष्ठ बनाते हैं, गोली नहीं मतलब काल्पनिक गाउसी पृष्ठ बनाते हैं। अब वो गोली भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है वो किस आकृति की है, उसके अनुसार हमें सममिति के अनुसार हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ती है बच्चों, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के अंदर दे रखा है जो कि सॉल्व एग्जाम्पल 21 है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 को भी सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप इसको नोट करना जो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल 21 ये आपका होमवर्क है, नोट करना है, उसके बाद आके इसको नोट करना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल नहीं दे रखा ये वाला जो समझा रहा हूँ आपको मैं। देखिए तो एक आवेशित कण Q खोखले गोले r/2 और r के केंद्र पर उपस्थित है, मतलब एक कोई खोखला गोला है जिसकी आंतरिक त्रिज्या r/2 है, बाह्य त्रिज्या r है। ठीक है, केंद्र पर एक आवेश Q रखा हुआ है। यदि गोले में आयतन आवेश घनत्व ρ बराबर c/x के अनुसार परिवर्तित है, मतलब इसके अंदर आवेश घनत्व इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, जहां x केंद्र से दूरी है के अनुसार हो तो केंद्र से दूरी r पर, जहां पे r दूरी ये है r/2 से r के मध्य में विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं शुरुआत बच्चों, जिस स्थान पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है पहले हम बच्चों वहां पे बिंदु P मार्क करेंगे और एक गाउसी पृष्ठ इस प्रकार से बनाएंगे कि बिंदु P उस पृष्ठ पे होना चाहिए। तो हमें बच्चों यहाँ पे इस जगह ये केंद्र से दूरी r है, यहाँ बच्चों इस जगह यहाँ पे ये केंद्र से दूरी r है, यहाँ पे ये r दूरी, यहाँ पे बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम एक काल्पनिक गाउसी पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, सममिति के अनुसार, कोई बॉडी गोलाकार है तो यहाँ पे एक गोलीय गाउसी पृष्ठ बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक गोलीय गाउसी पृष्ठ बनाया और इस प्रकार से कि बिंदु P का होना चाहिए बच्चों इस गाउसी पृष्ठ के सतह पे होना चाहिए बिंदु P। तो बिंदु P इस गाउसी पृष्ठ की सतह पर, देखिए ये। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करने जा रहे हैं उसके लिए हमें अंदर कुल आवेश का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र चारों अंदर सब जगह एक धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जो आएगा बिंदु P पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आएगी इस तरफ आएगी, इस तरह से ये बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आएगा इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, इस तरह से विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। हमें इस E वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो गाउसी पृष्ठ अपन ने बनाया ये गाउसी पृष्ठ, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, गाउसी पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो चलो देखो एक तो यहाँ पे Q है ही सही, ये Q, और एक इसके अंदर यहाँ पे जो असतत रूप से आवेश का वितरण है, क्योंकि हमें ρ का मान c/x दे रखा है, असतत रूप से आवेश का वितरण है तो हमें समाकलन करके गोले का आवेश भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे समाकलन करके निकालेंगे, वो आपको मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन समझाया भी था। ठीक है, गोले के अंदर अपन ने आवेश की मात्रा ज्ञात की थी असतत आवेश वितरण में। ठीक है, तो वैसे ही हमें कुछ करना है यहाँ पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन समझे इसका, सॉल्यूशन के लिए अब बच्चों यहाँ पे असतत वितरण है तो उसके लिए मैं करना पड़ता है समाकलन करना पड़ता है अल्पांश लेके। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये देखिए एक अल्पांश गोला बना लेते हैं dx मोटाई और x त्रिज्या का, हमने वही बनाया था आवेश ज्ञात करने के लिए। याद करो उस पेज को ओपन करके देखना जहाँ पे आपने लिखा होगा बेटा ये जो हमने असतत वितरण देखा था, वहाँ पे अपन ने एक अल्पांश गोला लेके यहाँ पे समाकलन करके आवेश का मान ज्ञात किया था। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये काल्पनिक गोला बनाया। ठीक है, इसकी त्रिज्या ले ली अपन ने x और इसकी मोटाई कितनी है dx, ये त्रिज्या x और ये मोटाई dx का अपन ने काल्पनिक अल्पांश ले लिया। ठीक है, अल्पांश गोला ले लिया ये। अब बच्चों देखो हम ये इस गाउसी पृष्ठ के अंदर, गाउसी पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ में क्यू नेट निकालें, गाउसी पृष्ठ में निकाल रहा हूं मैं क्यू नेट का मान, गाउसी पृष्ठ में क्यू नेट का मान निकाल रहे हैं। तो एक तो क्यू आवेश है, इसी बिंदु आवेश क्यू येलो प्लस, फिर हमें यहाँ पे बच्चों इसके अंदर निकालना है ये घनाकार मतलब गोलाकार जो गाउसी पृष्ठ है, उसके लिए हमें असतत वितरण है तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या करते हैं रो dv, याद है रो dv करके निकालते हैं क्यू का मान। और यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे, ठीक है क्या लगाएंगे लिमिट, देखिए कहाँ से आता है x की लिमिट, यहाँ पे चलो रो dv लिखते हैं आगे, फिर लिमिट लगा देंगे इसके अंदर, फिर q और यहाँ पे रो का मान कितना है, रो का मान तो c/x, रो का मान c/x रख दिया। अब dv क्या होता है, इस अल्पांश का आयतन, अल्पांश का आयतन कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया को उसकी मोटाई से गुणा करते हैं। सरफेस एरिया कितना है 4πx², 4π
एक्स स्क्वायर और उसकी मोटाई कितनी है dx, इससे गुणा कर दिया, ठीक है, 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x से, तो लिमिट x लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, r/2 से लेकर स्मॉल r तक, पूरी r तक लानी है हमें, केवल ये जो नीला वाला गोला दिखा रहा है ना गाउसी बस, इसके अंदर निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गोला r/2 से और कहाँ तक जा रहा है r तक, तो r/2 से स्मॉल r तक हमें ये लगाना है। तो x से x कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया है 4 पाई c बाहर आ गया, 4 पाई c कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर गया x का समाकलन क्या जाएगा x²/2, लिमिट लगा दी r/2 से लेकर r तक। तो 2 से 4 भी 2 बार काट दो, ठीक है, 2 बार कट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे क्यू नेट का मान, ये आ गया क्यू नेट का मान 2 पाई c, और अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो r² माइनस r²/4 ही हो जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो अंदर क्या निकाल लिया मैंने, क्यू नेट का मान, ठीक है, ये अंदर मैंने क्यू नेट का मान निकाल लिया। क्यू प्लस भी तो यहाँ पे ये क्यू प्लस हो रहा है ना, क्यू प्लस, ठीक है, अंदर अपन ने क्या निकाल लिया, क्यू नेट का मान निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस स्थान पे यहाँ पे क्यू नेट है ये, अब हम गाउस का नियम लगा रहे हैं। गाउस का नियम क्या होता है, ठीक है, तो गाउस का नियम होता है बच्चों फाई नेट बराबर क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गाउस का नियम, फाई नेट बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई नेट का मान क्या होगा, ई इंटू ए से, क्योंकि पूरी सतह पर ई सब जगह एक समान होगा, क्योंकि केंद्र से दूरी सब जगह आर आ रही है, तो अंदर सब जगह ई एक समान है, ठीक है, तो फाई नेट का मान ई समरूप एक समान है, ई का मान, तो फाई नेट को हम लिखते हैं ई इंटू ए लिखते हैं, ई इंटू ए। एरिया कितना होता है यहाँ पे, एरिया का मान 4 पाई r²। एरिया किसका, गाउसी पृष्ठ का, क्योंकि जहां पे बिंदु P दिखा रहा ना उसका, इस पृष्ठ का एरिया लेना है। त्रिज्या कितनी है, r है, तो एरिया का हो जाएगा 4 पाई r² बराबर 1/ε0, और ये क्यू नेट का मान रख दो यहाँ पे q प्लस 2 पाई c, ठीक है, r² माइनस r²/4, ठीक है, ये रख दिया अपन ने। अब यहाँ से इसका इधर भाग लगा देंगे तो E इक्वल टू क्या जाएगा, E इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई ε0 r², ठीक है, चलो r² को भी अंदर ले जाते हैं, r² को हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है, 4 पाई को यहीं छोड़ दिया, r² अंदर ले गया तो q/r² प्लस इसको भी अंदर खोल देते हैं अपन, अंदर गुणा करके, तो जाएगा 2 पाई c, क्योंकि r² से r² कट जाएगा, फिर माइनस ये जाएगा पाई c r²/4r², ठीक है। आई समझ में क्या किया मैंने बच्चों, यहाँ पे इस r² को यहाँ इसको डिवाइड किया तो r² को अंदर ले गया, अंदर लेके यहाँ भाग लगा दिया, यहाँ भी इसको अंदर गुणा करके r² भाग लगा दिया, ये आ गया मान, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसके अंदर देखिए, इसको अपन आगे से लिखते हैं, ये E निकलने आ रहा है बस आंसर 1/4 पाई ε0, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये 2 पाई c को चलो आगे लिखता हूँ मैं, 2 पाई c, इन दोनों में से हम r² कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/r² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा q, फिर माइनस ये हो जाएगा पाई c। अच्छा यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा इस जगह, तो सही बोलो 2 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा होगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो पाई c r² बटा 2, ठीक है, ये लो, ये आ गया मान इसका E का मान, ठीक है, ये आ गया आंसर अपना, ये निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये आंसर आ गया इसमें। चलो एक छोटी चीज और समझाऊं, इसी में एक अगला क्वेश्चन और देख लें। यदि उपरोक्त क्वेश्चन में गोले के पदार्थ में E बराबर समरूप हो, मतलब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, तो C का मान बताना है, क्या होगा इस कांस्टेंट C का मान, ये जो यहाँ पे C लिया गया, इस C का मान क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे C का मान, देखिए यहाँ पे इसके अंदर, तो E का मान आपसे कह रहा है कि कांस्टेंट है, समरूप है, अर्थात R पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। E बराबर कांस्टेंट है, मतलब समरूप है, C पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, R पे। तो सॉल्यूशन समझे, E बराबर समरूप ये बोला गया है, अर्थात R पर निर्भर नहीं कर रहा, ये बोला गया है, R पर निर्भर नहीं कर रहा,
अब r पर निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए बच्चों इसमें यहाँ पे जो 1/r² का गुणनफल है, गुणनफल क्या होना चाहिए 0। ये देखिए इस पूरी समीकरण में r² यहाँ आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ ये ब्रैकेट जो दिख रहा है गुणा हो रहा है। अगर इस ब्रैकेट का मान 0 हुआ तो वो r² को गुणा करके इस समीकरण से r² गायब कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है ये राशि क्या होनी चाहिए 0, ठीक है, अर्थात मतलब यहाँ पे जो गुणनफल है, गुणनफल यहाँ पे q माइनस पाई सी आर स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलो इसको 0 करने के लिए हम देखें, बस इसको उठा के उधर ले, बस हो गया, आ गया आंसर। q बराबर कितना आ गया पाई सी आर स्क्वायर बटा 2, यहाँ से c बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा c बराबर 2q बटा पाई आर स्क्वायर, ये लो ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने ये कांस्टेंट c का मान भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कांस्टेंट c, मतलब एक तो अपन ने क्या देखा कि किसी भी गाउस के नियम के द्वारा हम किस प्रकार से ये गणना करते हैं। तो इससे ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इससे ये एग्जाम में आया हुआ भी एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर जो 21 है उससे पहले उसको नोट कर लेना मॉड्यूल से देखकर, वो थोड़ा और सिंपल है इसी टाइप का इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। तो ये अपन ने ये कुछ क्वेश्चन अपन इसमें सीखे, आई बस में। तो बच्चों अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए, अब जो जैसे आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि गोले के लिए अपन गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर, चालक गोला भी हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे कुचालक गोला हो, ठोस गोला हो, खोखला गोला हो, या फिर कोई पतली आवेशित तार हो, या कोई पतली आवेशित चादर हो, ठीक है, मतलब पट्टी का हो। तो उन सभी के लिए अपन ने वहाँ पे मान निकाले 12th क्लास के अंदर, वो आपने इंटीग्रेशन से ही निकाले थे, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि उनके डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद रखने, उन पे हमें न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। और वो इंटीग्रेशन तो सिंपल से बिल्कुल वो आपने 12th क्लास में किए ही है, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन आप समझ लो ना, तो वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपको लगेंगे 12th क्लास में कुछ था ही नहीं, सिंपल से इंटीग्रेशन थे, ठीक है। तो वो अपन इसके डायरेक्ट रिजल्ट अपन लिखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे चालक गोले और कुचालक गोले का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, ठीक है, उस चीज के बाद देखें। तो बच्चों पहले अपन देख रहे हैं आवेशित पिंडों के कारण ई वेक्टर, ठीक है। पहले चालक गोले और कुचालक गोले के लिए अपन देखें तो 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखने, ठीक है। पहले देखो चालक गोला ठोस अथवा खोखला कैसा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब चालक गोला तो कैसा भी हो चलेगा, तो हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है सतह पे, तो चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो आवेश कहाँ आएगा सतह पे। और तथा कुचालक गोलीय कोश, कुचालक कोश जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, पतली प्लास्टिक की बॉल, या बैलून होता है, गुब्बारा होता है, हम जानते हैं मटेरियल कहाँ है केवल सतह पे, अंदर तो वायु है, तो भी आवेश कहाँ आना है बच्चों सतह पे आना है, तो भी उसके लिए भी यही चीज होती है, मतलब क्यू केवल कहाँ पे होता है सतह पर, इसलिए इसके लिए अपन क्या लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4πr², सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4πr²। अब देखिए बच्चों ये खोखला गोला है या मतलब चालक गोला है, कुचालक गोली कोश है, आवेश सतह पे केवल है, आवेश क्यू केवल सतह पर है, ठीक है, आवेश की मात्रा यहाँ पे क्यू है जो केवल सतह पर है। अब बच्चों यहाँ पे इसकी त्रिज्या आर है कैपिटल आर। अब बच्चों बाहर अगर अपन देखें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मतलब आर इज ग्रेटर देन आर पे ये होता है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ बच्चों के का मान अपन रख दें, क्या रख दें, के का मान 1/4πε0 और क्यू का मान रख दें, इसको इधर गुणा कर दो, इस ये क्यू निकालेंगे ऐसे, इसको गुणा कर दें, क्या जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो के का मान रख दें और क्यू का मान यहाँ से रख दें, तो सॉल्व करने बन जाता है सिग्मा r² अपॉन ε0 r², ठीक है। मतलब ये सूत्र अपन किसके रूप में लिख दिया सिग्मा के रूप में, ठीक है। अगर हमें आवेश की जानकारी दे रखी है तो ये लगा लेंगे, सिग्मा की जानकारी दे रखी है तो ये इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं बच्चों ये जो बाहर जो संबंध है आउट, ई आउट का मान जो है ये समानुपाती क्या है 1/r²। तो देखें इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों 1/r² के समानुपाती है, ठीक है। तो जो बाहर जो ग्राफ आता है कैसा आता है बच्चों अति प्रबल है, ठीक है, दूरी कैपिटल आर के बाहर बाद मतलब स्मॉल आर का मान अगर कैपिटल आर ज्यादा है तो ग्राफ अति प्रबल आएगा। अति प्रबल तो नहीं बोलेंगे लेकिन शेप अति प्रबल से बोलेगी, क्योंकि बच्चों अति प्रबल बोलते हैं ई समानुपाती 1/r को, ठीक है, मतलब 1/r के अगर समानुपाती या 1/r² के समानुपाती आ रहा है, इसलिए शेप लगभग ऐसी आ रही है, अति प्रबल जैसी आ रही है लगभग, ठीक है, ये शेप बन जाएगी। और ई आर इज ग्रेटर देन आर पर निकालें मतलब सतह पर, तो सतह के लिए करेंगे कुछ नहीं करना, इस समीकरणों में क्या कर दो स्मॉल आर का मान रख दो कैपिटल आर, तो ये रिजल्ट बन जाता है के क्यू बटा r² मतलब सिग्मा अपॉन ε0 को ये से कट जाएगा, ये आएगा मैक्सिमम।
मतलब विद्युत क्षेत्र का मान मैक्सिमम कहाँ होता है बच्चों, सतह पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सतह पर होता है, ठीक है। और अंदर तो ई का मान क्या होता है, 0, क्योंकि अंदर अगर अपन गाउसी पृष्ठ बनाएंगे तो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र आवेश का मान क्या आएगा, 0। अंदर अपन गाउसी पृष्ठ बनाएंगे, गोलाकार गाउसी पृष्ठ, तो उसके अंदर आवेश की मात्रा क्या बनेगी, 0 बनेगी, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि अंदर अगर अपन गाउसी पृष्ठ बनाए तो उसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बन रही है, 0, ठीक है। और बाहर जो आवेश है वो सममित रूप से उपस्थित है, इसलिए ई इन का मान 0 आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों कुचालक गोला, कुचालक गोले के लिए देखें यहाँ पे आवेश क्या होता है, आयतन में। इस प्रकार से ये कुचालक गोला है, ठीक है। कुचालक गोला बच्चों तो आवेश यहाँ पे क्या है, आयतन में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लें सपोज आयतन के अंदर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो हम क्या लिखेंगे, रो बराबर Q अपॉन आयतन, मतलब आवेश बटा 4/3 पाई आर क्यू। मतलब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन आवेश घनत्व। वो तो लिखा था अपने पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ क्या लिख रहे हैं, आयतन आवेश घनत्व। अब बच्चों देखो यहाँ जो आउट और सतह वाला जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ ई आउट बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, वही यहाँ पर है, यहाँ पे के क्यू बटा आर स्क्वायर वही यहाँ पर है। परंतु जब यहाँ पे Q का मान अपन देखो, यहाँ पे तो Q का मान सिग्मा के रूप में रखा था, क्या रखा था, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे Q का मान रखेंगे, Q का मान उठाए यहाँ से, इसको तो गुणा करेंगे तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू आएगा, वो मान यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या रो के रूप में ये बनता है समीकरण, और यहाँ पे रो के रूप में ये समीकरण बन रहा होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब बच्चों अंदर जो अपन मान देखते हैं, अंदर अगर यहाँ पे गाउसी पृष्ठ बनाएंगे, अंदर गाउसी पृष्ठ, तो उसके अंदर आवेश की मात्रा 0 नहीं आएगी, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। कितना होता है उसका मान, ये होता है ई इन बराबर के क्यू आर बटा आर क्यूब, ये होता है। या इसमें वही के का मान और क्यू का मान रख दें तो ये बन जाता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बनता है। और केंद्र पर तो यहाँ पे इस पे आर का मान 0 करेंगे, क्योंकि केंद्र पर आर का मान 0 होता है, तो इसमें आर का मान 0 पुट किया तो केंद्र का मान कितना होगा, 0, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 है। मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ई आउट का मान, ये तो समानुपाती क्या आ रहा है, 1/r²। तो बाहर तो यहाँ भी ग्राफ ऐसा आएगा, देखिए यहाँ बच्चों ई इन का मान 0 था, इसलिए अंदर तो ग्राफ क्या था, 0, जबकि यहाँ पे ई इन का मान देखिए, ई इन का मान समानुपाती क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ई इन का मान समानुपाती आर है, इसलिए अंदर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली। और केंद्र पर तो मान यहाँ भी क्या 0 है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखने, डेरिवेशन 12th क्लास में रखें, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस पे 2-3 क्वेश्चन अपन देखें, इस पे गोले बेस्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे खोखले गोले, यहाँ पे खोखला गोला है, आवेशित खोखला गोला, ठीक है, ये उसका ऊपर भाग है Q/4, ये निचला भाग है 3Q/4, ठीक है। मतलब इसके हमने यहाँ पे हल्का टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा नहीं कहीं मान लो, चलो ये एक लाइन खींच दी है, इसके ऊपर जो भाग है वो उस पे आवेश की मात्रा Q/4 है, नीचे आवेश की मात्रा 3Q/4 है, ठीक है। यहाँ हमने कोई बिंदु P लिया, आपसे कह रहा है कि इस ऊपर वाले भाग के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान E है, तो नीचे वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो चलो देखो इस ऊपर वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, इस तरफ आएगा क्योंकि धनात्मक आवेश है, यह आएगा E इस तरफ, ठीक है। तो नीचे वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, ये ई डैश, इसको मैंने ई डैश बोल दिया, ठीक है, ई डैश आएगा इस तरफ। अब अंदर अपन जानते हैं नेट विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन सॉल्यूशन देखें, अंदर नेट ईपी का मान क्या होता है बच्चों, नेट ईपी इक्वल टू नेट ईपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है अंदर, ये अपन जानते ही है, ठीक है। और अंदर यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक ऊपर वाले भाग कारण और एक नीचे वाले भाग कारण, तो ई डैश वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर 0, तो इसलिए यहाँ से हम देखें ई डैश वेक्टर का मान क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ई वेक्टर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये सेकंड, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट माइनस ई के रूप में, ठीक है, क्योंकि अंदर नेट मान 0 है, तो जितना ऊपर वाले भाग के कारण होगा उतना ही नेट मान नीचे वाले भाग के कारण आएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर अपन सेकंड देखें, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, इस हमसे कह रहा है आवेशित ठोस कुचालक गोले Q, R, मतलब Q पे आवेश है, R इसकी त्रिज्या है, कि सतह से R/2 दूरी अंदर, की सतह से दूरी R/2 अंदर व बाहर, ठीक है, सतह से R/2 दूरी अंदर व बाहर विद्युत क्षेत्र का अनुपात बताना है क्या होगा। मतलब चलो देखो कहाँ पे कह रहा है, एक बिंदु तो बाहर है और एक बिंदु अंदर है, मतलब कुछ इस तरह से कह रहा है, समझो सॉल्यूशन यूं कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ये एक कुचालक गोला है, ठीक है, कुचालक गोला है, तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु तो यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे, और एक बिंदु यहाँ पर है इस जगह, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बिंदु 1 बिंदु है, ये बिंदु 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी आपको दे रखी है R/2, R/2,
ये दूरी भी r/2 है, ये दूरी भी r/2 है। तो बच्चों आप देख सकते हो ये वाला बिंदु तो कहाँ है, अंदर, ये वाला बिंदु कहाँ है, बाहर। लेकिन हम दूरी कहाँ से नापते हैं, दूरी नापते हैं सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए हमें यहाँ निकालना है E1/E2 निकालना है, E1/E2। तो E1 का मान, तो E1 तो बच्चों यहाँ पे कौन सा वाला है, ये E1 तो यहाँ पे अंदर वाला मान है, ठीक है। और E2 क्या बच्चों, बाहर वाला मान है, बाहर। E1/E2 निकालना है, अंदर, और ये बाहर वाला मान। यहाँ पे अगर अपन देखें दूरी r का मान क्या है बच्चों, r-r/2, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो दूरी त्रिज्या है इसकी त्रिज्या कितनी बच्चों, कैपिटल R है। हम इस चित्र की बात कर रहे हैं, इस चित्र की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। आवेश तो अंदर सब जगह एक समान है ही सही, क्योंकि कुछ अलग गोला बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की दूरी आएगी r-r/2, जो कितनी आ जाएगी, r/2। जबकि बाहर के लिए अगर अपन दूरी देखें तो r बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसकी दूरी केंद्र से इस बिंदु की टोटल दूरी हो जाएगी r+r/2, r+r/2 करेंगे तो कितना बच्चों, 3r/2 आएगा, तो 3r/2। तो बच्चों अंदर और बाहर, तो यहाँ पे देखिए इसका अनुपात निकालें, तो यहाँ पे अंदर के लिए फॉर्मूला कौन सा बच्चों, ये रहा, ई इन वाला मान क्या है, KQR/R3, इसका उपयोग करना है, KQR/R3 का उपयोग करना है। यहाँ से देखिए KQR, R का मान कितना बच्चों, E1 की बात कर रहा हूं मैं, कितना है, r/2/R3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें E2 का मान रखना है, E2 कौन सा बच्चों, आउट, बाहर वाला मान, आउटसाइड वाला मान, ठीक है। इसका मान क्या है, KQ/R², तो उसको बटे में लिखेंगे ना, आप नीचे लिखेंगे KQ/ दूरी r², तो दूरी r² का मान कितना बच्चा, यहाँ पे दूरी r² का मान 3r/2 है, तो 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको थोड़ा सरल करना है, यहाँ से KQ से तो KQ काट दो, ठीक है, KQ से हमने KQ काट दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये कितना जाएगा, यहाँ पे ये r², नीचे r² बचेगा, यहाँ पे r² भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 1/4, सॉरी 1/2, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 9/4, ठीक है, नहीं है 9/4, तो कितना आ गया आंसर, 9/8। तो ये आंसर है बच्चों 9/8। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को यहाँ से 2 से गुणा किया 8, 9/8, ये बन जाएगा रिजल्ट इसका, दैट्स ऑल। ओके, ये अपन ने सॉल्व कर लिया। चलो आगे अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल अगर है कि बच्चों देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक आवेशित ठोस कुचालक गोले में चित्रानुसार, ठीक है, गोले में चित्रानुसार गुहिका है, गोले में, ठीक है, आवेशित ठोस कुचालक गोले में चित्रानुसार एक गुहिका है। इस गुहिका में गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना है क्या होगा। मतलब इस प्रकार से कैविटी है, ठीक है, कैविटी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो दे रखी है, आवेश की डेंसिटी, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें इस प्रकार से कैविटी है, यहाँ पे इस जगह एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर मतलब केंद्र से यहाँ से r दूरी बिंदु P है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान बताना है, दूरी r के साथ किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको समझो, इसका सॉल्यूशन समझें। यहाँ पे इस बिंदु पे निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र। मान लो यहाँ पे कैविटी नहीं होती, यहाँ पे गोला रखा होता, पूरा साबुत गोला होता, तो साबुत गोला होता तो साबुत गोले का आप बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकाल लो, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ये टुकड़ा यहाँ से हटा दिया, गोला दिख रहा है ना, इसको यहाँ से हटा दें, तो हटा देंगे तो ये अपना विद्युत क्षेत्र वहां से हटा देगा बिंदु P से, तो शेष भाग के कारण हमें विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं शेष भाग का विद्युत क्षेत्र, साबुत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र में से क्या माइनस कर दो, इस गुहिका वाले गोले का विद्युत क्षेत्र माइनस कर दो, तो शेष भाग के कारण जो हमें चित्र में दिख रहा है, इस शेष भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए बच्चों, हमें कह सकते हैं ईपी वेक्टर, यहाँ पे बिंदु P पर जो मान है, ठीक है, ईपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई वेक्टर साबुत गोला माइनस ई वेक्टर इक्वल टू निकाला गया गोला, ठीक है, ई वेक्टर निकाला गया गोला। तो साबुत गोले का कारण, तो यहाँ पे हम देखें, देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा ई इन। तो चाहे साबुत गोला हो, तो देखो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ये मान लो पूरा भरा हुआ है, तो साबुत गोले के बिंदु P कहाँ आएगा, अंदर आएगा, बिंदु P अंदर आएगा। और अंदर फॉर्मूला क्या था, ये रहा ई इन बराबर रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं सदिश रूप में लिखूं तो लिखता हूं ई वेक्टर बराबर रो r वेक्टर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे यहाँ से देखिए दूरी कितनी, यहाँ से r ही है, तो ये लिखेंगे अपन, इसको ये लिख लेंगे रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर माइनस, अब निकाले गए गोले का कारण देखें, यहाँ पे अगर मान लो गोला रखा होता छोटा वाला,
तो उसकी भी डेंसिटी वही रहेगी, क्योंकि इसी का टुकड़ा है, तो जो डेंसिटी इसी की है वही डेंसिटी इसकी भी होती। ठीक है, तो यहाँ से इसके केंद्र से बिंदु P के लिए देखो, बिंदु P का है, ये भी अंदर है, तो अंदर है तो वापस ये लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए दूरी कितनी आएगी, यहाँ पे दूरी केंद्र से बिंदु P की दूरी, छोटे वाले गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, y है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो चलो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल ले, देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, क्या आएगा r वेक्टर माइनस y वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे गौर से कोई एक ट्राइंगल दिख रहा है जो सदिशों से मिलकर बना हुआ है। हम जानते हैं सदिशों से मिलकर कोई ट्राइंगल बनता है तो जिसमें से दो सदिश तो एक क्रम के रूप में होते हैं, ठीक है, एक चक्री क्रम के रूप में होते हैं, तीसरा सदिश उल्टी दिशा में जो है वो शेष दो तीर को सदिश योग को बताता है। तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये x इस दिशा में, y इस दिशा में, हाँ अगर r इस दिशा में होता तो तीनों का सदिश योग क्या होता, 0, परंतु r इस दिशा में, ठीक है, चक्री क्रम के विपरीत दिशा में, तो इसलिए r वेक्टर का मान क्या आएगा, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। जो सदिश चक्री क्रम के विपरीत दिशा में होता है वो सदिश शेष सदिशों के योग को दर्शा रहा होता है। तो यहाँ पे r वेक्टर बराबर क्या आएगा, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। तो x वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस y वेक्टर। तो इस r वेक्टर माइनस y वेक्टर का लिखते हैं x वेक्टर लिखते हैं। तो देखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए बिंदु P कहीं भी हो, बिंदु P यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ कहीं भी हो, x वेक्टर तो क्या है, इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी वो तो फिक्स रहेगी। बिंदु P को आप अलग अलग स्थान पे लेके जाओ, तो अलग अलग स्थान पे लेके आओगे तो r का मान चेंज होगा और y का मान चेंज होगा, परंतु x का मान तो क्या रहेगा, फिक्स, क्योंकि r यहाँ पे x क्या है, दोनों के केंद्र से केंद्र की दूरी वो तो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये x क्या बच्चों, फिक्स है, क्योंकि केंद्र से केंद्र की दूरी फिक्स है, तो इसलिए ये बराबर क्या आ गया बच्चों, नियत आ गया, नियत। तो इस ई पी वेक्टर दिशा क्या आ रही है, एक्स वेक्टर की दिशा, मतलब अंदर सब जगह, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, सब जगह अंदर, सब जगह विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, इस दिशा में आएगा विद्युत क्षेत्र, सब जगह विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, इस प्रकार से। ठीक है, अंदर सब जगह विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, और कैसा आएगा बच्चों, ये नियत आएगा विद्युत क्षेत्र, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये ई वेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन आर, ये अपन टिक करेंगे। आई बात समझ में? तो चलो खैर बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, ये आज अपन ने 2-3 क्वेश्चन समझे किस पे, गोले पे बेस्ड। अब हम आगे कल पढ़ेंगे इसके अंदर आवेश पतली तार के कारण विद्युत क्षेत्र भी देख लेंगे, पट्टी का कारण भी देख लेंगे, वलय के कारण भी देख लेंगे। ठीक है, इन चीजों के बारे में अपन कल मिलते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।